हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन और ऑटो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या है और हाइपर सेंसिटिविटी। इनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअली फिजियो का जो सिलेबस है उसमें अप्लाइड जो है, हमने इम्यूनिटी के बारे में इससे पहले वाली वीडियोस में कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, टी सेल क्या है, बी सेल कैसे काम करती हैं, उसके बारे में पढ़ा। ये अप्लाइड पोर्शन है उसका, मतलब इम्यून सिस्टम जो है अगर वो किसी तरीके से नॉर्मली एक्ट ना करे तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो अप्लाइड में यहाँ पे आया है। इन शॉर्ट हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन से। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये वो प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस के प्रति हम बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से ही, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ये दो तरीके का होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव। जैसे हमने टाइप्स पढ़े हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको। एक्टिव नाम से पता क्या चल रहा है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब इम्यून सिस्टम को हम एक्टिवेट तो कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन से हम उसको एक्टिवेट ही करते हैं, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, डेट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन दो तरीके का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस, मतलब कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होता है, मतलब जैसे किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो गया, ठीक है, वो जो वायरस है वो बॉडी में एंटर किया, किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, तो इन फ्यूचर जब भी वो वायरस बॉडी में एंटर करेगा, उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसके पास उसकी मेमोरी है, वो उससे लड़ सकता है और नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन शायद उसको ना हो। तो उसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने खुद ही नेचुरली वो बैक्टीरिया वायरस बॉडी इन्वायरमेंट से लिया था, खुद ही एक्टिवेट हो गया, खुद ही इम्यूनिटी एक प्रोवाइड होगी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल में क्या होता है, इट इज डन थ्रू द वैक्सीनेशन। मतलब जो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, वैक्सीन में क्या किया जाता है, हमें जो लाइव या फिर एटेन्यूएटेड जो है, लाइव होता है वो बैक्टीरिया वायरस पर एटेन्यूएटेड होता है। मतलब कोई भी एक बैक्टीरिया या वायरस जो बॉडी में हार्मफुल रिएक्शन करने को तैयार है, उसको क्या किया जाता है लैब वगैरह में, उसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएगा उसको। उसको क्या करते हैं, हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके बॉडी में डालते हैं, या फिर टॉक्सॉइड फॉर्म जो होते हैं, टॉक्सॉइड्स हैं या फिर वैक्सीनेशन है, वो सब आर्टिफिशियल में आता है। इनको मॉडिफाइड फॉर्म में डाला बॉडी में, इन्होंने जाके इम्यून रिस्पॉन्स दिया, पर स्लो वाला दिया। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को जब हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन लगवाया, डीपीटी का लगवाया है, या फिर पोलियो जो वैक्सीनेशन होता है वो दिलवाया है बच्चे को, तो उसके बाद उनको कई बार बुखार आ जाता है, तो उससे क्या है, इससे हमें क्या पता चला, उसकी बॉडी ने उसके प्रति रिएक्ट किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे वो बीमारी हो जाती है, बीमारी नहीं होती वो। जैसे हम पोलियो के लिए वैक्सीनेशन जो देते हैं बच्चे को, उससे पोलियो नहीं होता उसको, लेकिन उसकी बॉडी उस पोलियो पर्टिकुलर उस वायरस के लिए इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसकी बॉडी में आया तो वो उसको किल कर देंगे, वो उसको वो बीमारी नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आता है। दूसरा क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। मतलब क्या, जिसमें इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इम्यूनिटी तो आ गई उस पर्टिकुलर पर्सन में। ये भी दो तरीके का है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे हमने उसमें भी बताया था आपको, नेचुरल क्या है, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे में चली जाती हैं, या फिर मदर मिल्क है उसके थ्रू आईजीए एंटीबॉडीज मदर की जो है वो बच्चे में चली जाती है। शॉर्ट लिव्ड है, मतलब हमेशा नहीं रहेगा, थोड़े टाइम के लिए होता है। तो ये नेचुरल है, नेचुरली उसकी मदर से ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी बॉडी में गए, लेकिन इम्यूनाइजेशन तो मिल गया ना उसको, उसकी बॉडी ने तो रेजिस्ट कर ही जाना है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के लिए। फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, जो पहले बना दी गई हैं किसी
एनिमल में या किसी दूसरे ह्यूमन में, उनकी इम्यूनोग्लोबिन उठा के हमें किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन में डालना है। मतलब सपोज ये एक पर्सन है, ये किसी बीमारी से पीड़ित है या इसको हमें इम्यूनाइजेशन देना है, और एक ये पर्सन है जिसकी बॉडी में वो एक्टिवली जो प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबिन से इसके ब्लड से सीरम से हमने लिए और इसको ज़रूरत थी तो इसके अंदर डाल दिए। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसके इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया लेकिन फिर भी इसको इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब अंदर जो बैक्टीरिया वायरस गया है उसको किल किया गया है, चाहे वो हमने बाहर से लाके इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें डाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्यूनो डेफिशिएंसी। नाम से ही पता चल रहा है डेफिशिएंसी है, मतलब डेफिशिएंट है, जो रिएक्शन जितना पावरफुल होना चाहिए जब हमारा इम्यून सिस्टम वैसा नहीं हो पाता, या फिर इम्यून सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट मिसिंग हो या डिफेक्टिव हो, डेफिशिएंट हो, उसको बोला जाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इट कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल नाम से ही पता चल रहा है या तो वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है इम्यूनो डेफिशिएंसी, और एक्वायर्ड भी हो सकती है। कंजेनाइटल के अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे बी सेल या टी सेल किसी में भी डिफेक्ट हो तो उसको कंजेनाइटल बोलते हैं, बाय बर्थ जब डिफेक्ट हो। एक सिंड्रोम होता है डायजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायमस ही नहीं है, थायमस ही नहीं है तो टी सेल को कोई एक्टिवेट करने वाला ही नहीं है। एक्टिवेट मतलब मैचुरेशन करने वाला ही नहीं है। टी सेल को कोई बताएगा ही नहीं कि हमारी बॉडी का है, ये सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है, इसके प्रति रिएक्ट करना है या नहीं करना है, तो टी सेल अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो ये बाय बर्थ जिसमें थायमस एब्सेंट हो उसको बोलते हैं डायजॉर्ज सिंड्रोम। दूसरा है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू ही नहीं है या लिम्फोपीनिया है, तो इम्यून डेफिशिएंसी होती है ऐसे पर्सन में, बाय बर्थ होती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कंजेनाइटल इम्यूनो डेफिशिएंसी। फिर एक्वायर्ड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एड्स। ठीक है, इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा ये होता है। इसमें होता क्या है, जो हमारी हेल्पर टी सेल होती हैं CD4 सेल, उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नॉर्मल हमने कितना पढ़ा कि 500 to 1500 पर क्यूबिक mm होती है इनका नंबर CD4 सेल्स का। लेकिन HIV वायरस का इन्फेक्शन हो, जब एड्स होता है तो वो क्या होता है 200 से भी कम हो जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है, मतलब हमारा एक कंपोनेंट जो है इम्यून सिस्टम का वो कम होता जा रहा है, इसीलिए इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी नाम दिया गया है। फिर तीसरा हमारा टॉपिक है इसमें ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, नाम से देखिए आप क्या पता चल रहा है आपको, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मीन सेल्फ के लिए जो हो, जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है, जो भी कुछ पैथोजेनिक आई, जो बाहर से आई, जो फॉरेन है हमारी बॉडी के लिए, उसको किल करना। ऑटो मतलब क्या हुआ, अब हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल को मिस्टेकनली, मतलब बिना सोचे विचारे हमारी ही बॉडी के सेल्स को, हमारी बॉडी के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जैसा हमने पहले बताया था आपको, दो तरीके के एंटीजन होते हैं, सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ। सेल्फ एंटीजन जो हमारी खुद की बॉडी के, जैसे हमारे RBC पे होता है एंटीजन A एंटीजन B। ठीक है, नॉन सेल्फ जो हमारी बॉडी के नहीं है, जो बाहर से आते हैं, तो इनके लिए हमारी बॉडी में होती है टॉलरेंस। इनको हमारी टी सेल टॉलरेट कर लेती है क्योंकि इसको पता है ये हमारी बॉडी का है। जो नॉन सेल्फ होते हैं वो हमारी बॉडी की है ही नहीं, फॉरेन है, तो टी सेल इनको किल करना शुरू कर देती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन जब ये टॉलरेंस फेल हो जाता है, मतलब जब सेल्फ को नहीं पहचान पाता या ये टॉलरेंस इनकम्प्लीट होता है, टी सेल की इतनी अच्छे से तैयारी ही नहीं करवाई गई थाइमस में कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सके, तो उसकी वजह से क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है, ऑर्गन स्पेसिफिक भी होता है और क्या होता है, ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक भी। मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए भी ऑटो इम्यूनिटी आ सकती है और पूरी बॉडी के लिए भी आ सकती है। इसके एग्जांपल्स कुछ आपको याद होने चाहिए, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर
डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 जो है वो इसका एग्जाम्पल है। हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस इसका एक एग्जाम्पल है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एक एग्जाम्पल है। ग्रेव्स डिजीज इसका एग्जाम्पल है, या माइस्थीनिया ग्रेविस इसका एग्जाम्पल है। ये नाम आपको कुछ याद होने चाहिए, जैसे अगर आपसे 2 मार्क्स में या फिर जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या नहीं है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी में हमने डायजॉर्ज सिंड्रोम या SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी और एड्स के बारे में पढ़ा, तो वो इम्यूनो डेफिशिएंसी में आते हैं। ये जो मैंने डिजीज़ बताई, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, हैशीमोटो थायराइडाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ग्रेव्स डिजीज़, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये सब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी में। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस डिजीज़ में या क्या पैथोलॉजी होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर मतलब ज़्यादा, सेंसिटिविटी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है वो ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाए। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होने का मतलब क्या, इसको हम एलर्जी भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें। बॉडी में कोई भी एलर्जन एलर्जन या टॉक्सिक सब्सटेंस, मान लीजिए कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, या बाहर से अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स, ये सब बॉडी के अंदर गए, एंट्री हुई इनकी बॉडी में, तो ऑब्वियस है हमारा इम्यून सिस्टम इसके प्रति रिएक्ट करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब ओवर स्टिमुलेट हो जाए, मतलब कि ओवर रिस्पॉन्स करे, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे सपोज मैंने आपको क्या किया कि मैंने आपको किसी चीज़ के लिए डांट दिया, मैंने आपको, आप एक क्लास में बैठे हो, ये क्लास है, यहाँ पे एक टीचर खड़ा है, उसने ये बच्चा शोर कर रहा था तो उसने बोला कि बेटा वहाँ से खड़े हो और सबसे आगे आके बैठो। मतलब ये नॉर्मल था कि पीछे शोर कर रहा है, शायद आगे आके शोर ना करे, ऐसे बिठा दिया इधर, ये नॉर्मल है, कुछ डांटा नहीं टीचर ने, सिर्फ आगे बिठाया। और ये बच्चा जानबूझ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाए कि जैसे मुझे तो क्या ही बोल दिया। ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सेंसिटिव हो आप, यानी कुछ कहा भी नहीं और आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। वैसे ही हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिस्पॉन्स करता है, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। एक्चुअली जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी एलर्जन का, किसी भी एजेंट का, तब कोई इम्यून रिएक्शन नहीं आता। उस टाइम पे हमारी बॉडी सेंसिटाइज होती है, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। पहली बार जब ये बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन ये बॉडी में एंटर होंगे तो हमारी बॉडी को पता चलेगा कि ये कोई है, इसके प्रति एंटीबॉडीज बना लेंगे, इसके प्रति सेंसिटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम फिर से जब ये एक्सपोजर लेके आए, फिर से ये बॉडी में एंटर हुए, तो हमारी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन लाती है, एलर्जिक रिएक्शन लाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये जो एलर्जेंस होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं। एलर्जन मतलब जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पहले है कॉन्टैक्ट एलर्जन होते हैं, मतलब जिससे आपने कांटेक्ट किया तभी एलर्जी। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे धूप में जाते हैं, धूप में जाने पे उनको अर्टिकेरिया, ऐसे कुछ छोटे छोटे लाल निशान ऐसे बॉडी पे आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं। किसी ने कोई केमिकल टच कर दिया, किसी के टच में कोई प्लांट आ गया, कोई मेटल आ गई, कांटेक्ट में आने से जब एलर्जिक रिएक्शन आता है उसको हम कांटेक्ट एलर्जन बोलते हैं। दूसरे होते हैं इनहेलेशन एलर्जन। इनहेलेशन जब जिनको इनहेल किया गया है, मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, परफ्यूम्स हैं, जैसे ही वो बॉडी में गए तो वो इनहेल करने के बाद हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है। जैसे आपने देखा होगा जिनको अस्थमेटिक जो पेशेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम डाल के उनके पास चले गए तो इनहेलेशन किया, उसके प्रति उसका इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिवेट हो जाता है और ओवर रिस्पॉन्स करता है, तो उसको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, वो इनहेलेशन एलर्जन की कैटेगरी में आएगा। फिर आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जिसको आपने इनटेक किया हो माउथ के थ्रू, जैसे कि चावल है, कोई पर्टिकुलर टाइप की दाल है, दूध है, चॉकलेट है, इसके प्रति कुछ पर्सन जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं ब्रिंजल खा रहा हूँ, टोमेटो खा रहा हूँ, एग खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, वो क्या है, उसके लिए इंजेक्शन एलर्जेंस है। फिर आता है हमारी ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग होती है जिसके प्रति बॉडी में इम्यून रिएक्शन आ जाता है, जैसे एस्पिरिन है, पेनिसिलिन है, तो इनके प्रति बॉडी हाइपर सेंसिटिव होती है, मतलब इनके प्रति रिएक्शन ला देती है, तो इन सबको एलर्जेंस बोलते हैं। अब ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है,
टाइप्स देखेंगे हम। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं वो 4 तरीके के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है। टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है? एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक मतलब एक्सेजरेटेड रिएक्शन है बॉडी का, प्रीवियसली किसी एंटीजन के प्रति सेंसिटाइज हो गए और नेक्स्ट टाइम जब वो उसकी बॉडी में एंटर होगा तो इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, रिएक्शन देता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, मतलब जान लेने जैसी सिचुएशन आ जाती है, वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। उसमें IgE एंटीबॉडीज, ये आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए कि कौन से टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो IgE इमीडिएट रिएक्शन आता है, जैसे ही उसने किसी चीज़ को कांटेक्ट किया, कुछ उसके बॉडी में गया तो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत, हर जगह एडिमा, इस तरीके की रिएक्शन आ जाती है। हर बार इतना ही नहीं आता, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन याद रखना है। ठीक है। अस्थमा हो जाता है, एटॉफी है, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। इट इज मीडिएटेड बाय IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन के साथ क्या करती है? जो एंटीजन का सरफेस है उस पे जाके चिपक जाएगी बॉडी के और वहां पे उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है। सरफेस पे जाके चिपकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी में जो हेमोलिटिक डिजीज होती है वो एक टाइप 2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप हमारा होता है जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज मीडिएटेड बाय IgG एंड IgM। ठीक है। इसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। जहाँ ये कॉम्प्लेक्स ठहरेगा वहीं पे वहाँ के टिश्यू, वहाँ की सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेगा और वहाँ कुछ प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस या मायोकार्डाइटिस। देन आता है हमारा टाइप 4 रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड। फर्स्ट इज एनाफाइलेक्टिक, इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है और ये सेल मीडिएटेड होता है। टाइप 4 को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड। ये डिलेड रिएक्शन है या स्लो टाइप बोलते हैं इसको। इसका एग्जांपल है हमारा मॉन्टुक्स टेस्ट, मतलब ट्यूबरक्लोसिस जिसको होता है पेशेंट को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट की जो फोर आर्म है, ठीक है, जैसे फोर आर्म है पेशेंट की, तो यहाँ पे क्या करते हैं? जो प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव है PPD इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके प्रति आफ्टर 48 to 72 आवर्स के प्रति ये रिएक्शन देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन आता है ये टाइप 4 रिएक्शन है, डिलेड जो आता है। या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसका एग्जांपल है। या फिर ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी ने करवाया हो और वो आफ्टर फ्यू आवर्स या आफ्टर फ्यू डेज रिजेक्ट कर दे उसकी बॉडी, वो भी टाइप 4 रिएक्शन में आता है। तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स, कौन सी एंटीबॉडी किस में इन्वॉल्व होती हैं वो पता होना चाहिए, मतलब किस में कौन इन्वॉल्व होता है, और सभी का एक एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए कि टाइप 1 के एग्जाम्पल कौन, टाइप 2 के, टाइप 3 के, टाइप 4 के कौन कौन सी बीमारी एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा अप्लाइड जो एक्सपेक्ट है इम्यून सिस्टम का, उसके बारे में। इम्यूनाइजेशन के टाइप आपको पता हो, इम्यूनो डेफिशिएंसीज के टाइप्स पता हो, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यूनिटी में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स, एलर्जन के टाइप्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।